मधु कॉलेज से घर लौटी तो हमेशा की तरह चहकती हुई नहीं आई, बल्कि गुमसुम सी थी। दादी ने जैसे ही उसके लिए दरवाज़ा खोला, रोज की तरह मधु ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक उदासी छिपी हुई थी। आज उसने आते ही हल्ला नहीं मचाया कि दादी बहुत जोर से भूख लगी है, खाने को क्या है, बल्कि चुपचाप हाथ मुंह धोने कमरे में चली गई। दादी रेखा जी की अनुभवी आंखों ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। या तो किसी खास सहेली से मनमुटाव हुआ है, या फिर रेखा जी विचारों पर विराम लगाकर मधु के लिए खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई। आज उन्होंने उसकी पसंद के छोले भटूरे बनवा कर रखे थे कुक से। जब मधु हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आई तो ऐसा लग रहा था जैसे वह रोकर आई है। उसकी आंखें हल्की सी लाल और सूजी हुई थी, लेकिन वह हंसने और मुस्कुराने की जोरदार कोशिश कर रही थी। रेखा जी का अनायास ही वह गज़ल याद आ गई। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। रेखा जी ने प्लेट में गर्मा गर्म खाना परोस कर मधु को दिया, और कोई दिन होता तो मधु खुशी से उछल पड़ती, मगर आज वह चुपचाप खाने लगी और मोबाइल में कॉमेडी देखकर हंसते हुए दादी को भी दिखाने लगी। रेखा जी उसका साथ देने के लिए हंसने लगी, मगर उसके मन में मधु के लिए चिंता बनी रही। नाजुक सुंदर सी मधु उनकी इकलौती पोती थी। उसके पति, बेटा, बहू तीनों ही छोटे से पारिवारिक व्यवसाय में व्यस्त रहते। मधु को उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला है, 1 साल की उम्र में। तभी तो उसके चेहरे पर दुख की जरा सी छाया वे सहन नहीं कर पाती। मधु भी दिल से अपनी दादी के बहुत निकट है और स्कूल कॉलेज की छोटी से छोटी बात उन्हें बताती है। लेकिन रेखा जी समझती हैं कि मधु अब उस आयु में पहुंच गई है जहां बच्चे कुछ कुछ छिपाने लगते हैं। कुछ रहस्य उनके मन के ऐसे होते हैं जो बस उनके ही होते हैं, किसी से बताए नहीं जाते। आखिर वह भी तो उस उम्र से गुजर कर ही यहाँ तक पहुँची है। लेकिन हल्की फुल्की पूछताछ के अलावा उन्होंने उसे अधिक नहीं कुरेदा। सोचा शायद 2-1 दिनों में उसका मन अपने आप ही ठीक हो जाए। मधु सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में सोने चली गई। रोज तो वह अपनी दादी के आगे पीछे घूमते हुए कॉलेज की घटी छोटी से छोटी बात भी बताती रहती। रेखा जी भी आकर अपने कमरे में लेट गई। बीए फाइनल में पढ़ रही मधु ने अभी आयु के 21वें वर्ष में प्रवेश किया है। पिछले कुछ दिनों से वह कुछ अधिक ही खुश दिख रही थी। आते जाते रेखा जी के गले में झूल जाती, हर समय मुस्कुराती गुनगुनाती रहती। और आज मधु पलंग पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह तो आंख खोलकर शून्य में ताकते हुए करवटें बदल रही थी। ना उनका लेटने का मन कर रहा था और ना उठने का। आखिर वह उठकर स्टडी टेबल पर एक किताब खोलकर बैठ गई, मगर उसका ध्यान पढ़ने में नहीं था। वह खिड़की के बाहर फैले उदास आसमान को देख रही थी। 6 बजे जब दादी ने उसके सामने टेबल पर चाय का कप रखा तो वह चौंक गई। रोज शाम की चाय वह बनाती थी। आज अपनी सोच में वह ऐसे डूबी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। सॉरी दादी, आज समय का ध्यान ही नहीं रहा, मधु ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ते हुए अक्सर यदि विषय में मन लग गया तो ऐसा ही होता है, रेखा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रोज दोनों साथ ही बैठकर चाय पीती थी, लेकिन आज रेखा जी उसे स्पेस देना चाहती थी, ताकि वह अपने भीतर घुमड़ रहे बादलों को बरसकर हल्का होने का समय दे सके। मधु भीतर से शर्मिंदा सी हो गई थी कि दादी सोच रही हैं कि पढ़ाई में मन लग जाने के कारण उसे समय का ध्यान नहीं रहा, जबकि उसने तो एक अक्षर नहीं पढ़ा। उसका मन तो जाने कहाँ था। कुछ अपने दर्द और कुछ अपराध बोध के कारण उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वह सिर दर्द का बहाना बनाकर कॉलेज ही नहीं गई। उसके अगले दिन शनिवार था। आज मधु की माँ सुनीता भी घर पर ही थी। मधु के दादी जी और पिताजी जब काम पर चले गए तब तीनों ने खाना खाया। खाना खाकर मधु पढ़ाई का कहकर अपने कमरे में चली गई और सुनीता घर के कुछ काम निपटाने लगी। रेखा जी भी अपने कमरे में आकर थोड़ी देर एक किताब लेकर पढ़ने लगी, लेकिन उनका ध्यान मधु पर ही लगा रहा। आखिर उनसे रहा नहीं गया और वह उठकर उसके कमरे की ओर गई। दरवाजे का पर्दा हटाकर देखा तो मधु कुर्सी पर बैठी थी। वे धीरे से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। टेबल पर किताब खुली रखी थी, लेकिन मधु किताब में न देख कर जाने कहाँ शून्य में देख रही थी। चेहरे पर ढेर सारी उदासी तैर रही थी। मधु,
रेखा जी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है, कहाँ खोई हो, क्या हुआ? जी दादी, कुछ भी तो नहीं, मधु खुद को संभालते हुए बोली। कुछ दिनों से देख रही हूँ तू बहुत गुमसुम सी है। अपनी दादी को नहीं बताएगी क्या बात है? रेखा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वह ठीक वैसी ही थी जैसा रेखा जी को अंदाजा था। एक लड़का जिसे रेखा प्यार करने लगी थी और समझती थी कि वह भी उसे प्यार करता है। 7 जन्मों का साथ, जीने मरने की कसमें, बहुत कुछ फिल्मों जैसी फीलिंग की। बस यही सारी दुनिया है और कुछ नहीं। और फिर रेखा जी को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। अब दादी, पिछले कुछ दिनों से वह मुझे अवॉइड करने लगा था और 4 दिन पहले मैंने उसे कैंटीन और गार्डन में दूसरी लड़की के साथ घूमते देखा। अब वह मुझसे बात भी नहीं कर रहा। उसने मुझे धोखा दिया। क्या वे सारी कस्में वादे सब झूठा था? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, वह सब झूठ था। कस्में वादे, 7 जन्मों का साथ, यह सब प्यार में होता है मधु, रेखा जी ने कहा। प्यार ही तो करता था वह मुझे दादी, मधु आश्चर्य से बोली। प्यार को होने और निभाने के लिए एक पूरी उम्र लगती है बेटा। जो आज हो और 4 दिन बाद खत्म होकर दूसरे से हो जाए वह प्यार नहीं होता। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह बस एक ऊपरी आकर्षण भर था और कुछ नहीं। इस उम्र में सभी को हो जाता है। तुम अकेली नहीं हो इस दौर से गुजरने वाली। लगभग हर लड़की इस भावनात्मक दौर से गुजरती है। और फिर आज तुम दर्द और आंसू बहा रही हो ना। 15-20 बरस बाद जब तुम आज के बारे में सोचोगी तो तुम्हें खुद पर हंसी आएगी कि मैं कितनी पागल थी जो एक लड़के के पीछे रो रही थी। जब मैं 15 बरस की थी ना, तब हमारे मोहल्ले में एक लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता था। रेखा जी के चेहरे पर पुरानी यादों की खुशी सी तैर गई। दादी आप? मधु ने घोर आश्चर्य से पूछा। क्यों, क्या मैं सीधे तेरी दादी ही पैदा हुई थी क्या? रेखा जी बिगड़ कर बोली। फिर हंसते हुए कहने लगी, मैं भी तो कभी किशोरावस्था में थी जब मेरे दिल में भी प्यार का एहसास जाग रहा था। दिल में प्रेम की कलियां खिलने लगी थी। मैं कमरे की खिड़कियां बरामदे से चुपके से आते जाते देखती रहती। साइकिल चलाते हुए वह भी मेरे मकान की तरफ ताकता रहता। मैं स्कूल जाती थी तो किसी पेड़ के नीचे खड़ा साइकिल की चैन ठीक करने के बहाने मुझे देखता। कभी चने वाले या बेर वाले को पैसे देकर मुझे चने या बेर की पुड़िया भिजवा देता था और मैं खट्टे बेरों को कुतरते हुए उसके प्यार की मिठास को खो जाती। सपनों की उसकी साइकिल के पीछे बैठ ना जाने कहाँ कहाँ घूम आती। रेखा जी के चेहरे पर वही किशोरा वह वाली खुशी तैर रही थी। कितने रोमांचक दिन थे वह। हाँ, फिर आपकी उनसे शादी हो गई? वह दादाजी ही हैं ना? आपकी लव स्टोरी तो पूरी हो गई, तभी आप इतना खुश हैं। लेकिन मैं अपने दर्द में, मधु की आंखें पुनः भर आई। अरे नहीं रे, पूरी कहाँ से होती। उस समय पिता का कितना दबदबा रहता था कि मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस वह तो दिलों की भावनाएं थी, दिल में ही रह गई। रेखा जी ने बताया। ओह, तब तो आप भी मेरे जैसी ही अनलकी हो। आपका प्यार भी मेरी तरह ही अधूरा रह गया। मधु ने दादी का हाथ पकड़कर सहलाया, मानो उन्हें संतावना देना चाहती हो। अरे नहीं बेटा, वह तो टीनेज का आकर्षण था। बस आज सोचती हूँ तब समझ आता है कि अच्छा ही हुआ कि उसके साथ बात आगे नहीं बढ़ी। ना वह पढ़ाई में अच्छा था ना संस्कारों में। आखिर थक हार कर उसके पिताजी ने उसे एक कपड़े की दुकान में काम पर लगा दिया। उस उम्र में अक्ल तो होती नहीं है, जीवन की समझ भी नहीं होती, बस अपना दर्द ही सब कुछ लगता है। रेखा जी ने मधु को समझाया। फिर क्या हुआ दादी? मधु ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने कभी भी दादी को दुखी नहीं देखा था। वह तो हमेशा बहुत प्रसन्न व संतुष्ट लगती हैं जीवन और रिश्तों से। जब तेरे दादाजी से शादी हुई तब वास्तव में पता चला कि प्यार क्या होता है। एक उम्र के रूमानी आकर्षण और सच्चे प्यार में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। रूमानी आकर्षण जीवन भर अपने एहसास से हमें गुदगुदाता रहता है
कभी अकेलेपन में उसकी यादें होठों पर मुस्कुराहट भी ला देती हैं, लेकिन सच्चा प्यार जीवन को आधार देता है, साथ का आश्वासन देता है। बेटा, वह लड़का भी तेरा प्यार नहीं था, तभी दूसरी लड़की की ओर आकर्षित हो गया। तू भी उसका दुख मत मना। देखना, आज से 10 साल बाद तुझे भी आज के दिन को सोचकर हंसी ही आएगी। जीवन ने तेरे लिए तेरी सोच से भी बहुत अच्छा कोई सोच रखा है, जैसे मेरे लिए तेरे दादाजी को सोच रखा था। जिस दिन वह तुझे मिलेगा, उसके सच्चे प्यार में तेरा जीवन संवर जाएगा। रेखा जी ने मधु के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जैसे मुझे तेरे पिताजी मिले। अचानक सुनीता ने चाय की ट्रे थामे हुए कमरे में प्रवेश किया। माँ, आप अब यह मत कहना कि आपको भी कोई पसंद था पहले। मधु ने सुनीता को देखते हुए कहा, क्यों, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं आ सकता? क्या मैं कभी 17-18 साल की नहीं थी? लेकिन मुझे भी इस तरह तेरी दादी ने ही समझाया था जब वह मुझे तेरे पिताजी के लिए देखने आई थी। तब मेरा उतरा चेहरा देखकर दूसरे कमरे में ले जाकर अकेले में इन्होंने मुझसे पूछा और मैंने सब बता दिया। तब मुझे गले लगाकर इन्होंने समझाया और फिर से मुझे एक समझदार जीवन साथी ही नहीं, इतनी प्यारी माँ भी मिली। सुनीता ने रेखा जी के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, और तब से हम दोनों अकेले में उन यादों को याद कर कभी कभी हंस लेते हैं। रेखा जी ने सुनीता का गाल थपथपाते हुए कहा, अब हम तीनों हंसा करेंगे। मधु ने हंसते हुए कहा। अब वह ब्रेकअप वाले दर्द से पूरी तरह उबर चुकी थी और आकर्षण और प्यार का फर्क